नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और 2 मिनट में बताएंगे आपको 10 बड़ी खबरें। प्रदेश में बढ़ रहे महिला अपराधों को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने सरकार पर बोला हमला। कहा, देवभूमि में लगातार बढ़ रहे महिला अपराध के मामले, अपराधों पर क्यों नहीं लगाया जा रहा अंकुश। उत्तराखंड की 5 नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया चयनित। पहले चरण में एक्शन प्लान किया जाएगा तैयार। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा, नदियों को पुनर्जीवित करने का फैसला सराहनीय। मंगलौर में करतार सिंह भड़ाना के चुनावी कार्यालय का यति सुनाद कार्यक्रम। बीजेपी प्रत्याशी ने किया उपचुनावों में जीत का दावा। उत्तरकाशी में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नशा मुक्ति के लिए दिलाई गई शपथ। कार्यक्रम में डीएम समेत कई आला अधिकारी हुए शामिल। लक्सर में अधिवक्ता से मारपीट का मामला आया सामने। ग्राम प्रधान समेत 3 सीजेएम कोर्ट में किए गए तलब। चुनावी रंजिश के चलते हुई मारपीट। चंपावत में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त दिवस के तहत चलाया गया जागरूकता अभियान। नशाकृत के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। कार्यक्रम में कई अधिकारी हुए शामिल। उधम सिंह नगर में नगर पालिका का सफाई अभियान जारी। बारिश के मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लिया एक्शन। नगर पालिका अधिकारी ने दिया आवश्यक दिशा निर्देश। देहरादून में सरकारी अस्पतालों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने उठाया बड़ा कदम। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर्स की कमी के लिए बनाई गैप स्टडी योजना। सीएचसी और अन्य अस्पतालों में डॉक्टर्स की लगाई गई ड्यूटी। मसूरी में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण को लेकर की बड़ी कार्रवाई। अतिक्रमण हटाने के लिए चलाई गई योजना। नगर पालिका सभागार में हुई बैठक। उत्तरकाशी के बड़कोट में पुलिस को मिली कामयाबी। 4 पेटी अंग्रेजी शराब एक साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे खबरों का। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैरथोला का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि जल विद्युत परियोजनाओं के साथ ही देहरादून मसूरी के लिए ट्रेन चलाने के विषय में भी मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। ऐसे में आने वाले दिनों में उत्तराखंड के विकास की कई बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ जल्द हो सकता है। देखिए, केंद्र सरकार लगातार तीसरी बार आई है और माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनको शुभकामनाएं देने के लिए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हमसे मिले हैं और प्रधानमंत्री जी से उन्होंने जो हमारे 1000 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं, मानस खंड को लेकर के जो योजनाएं लंबित पड़ी हैं, उन सब योजनाओं को स्वीकृति दिलाने के लिए, स्वीकृत करने के लिए उनसे मुलाकात की, उनसे बात की है। निश्चित रूप से जो हमारी कई जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जो हमारे और भी जो काम है, उन सब कामों को गति मिल सके, इन सब चीजों पर उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का स्नेह और प्रेम उत्तराखंड के प्रति विशेष रहा है, विशेष लगाव उनका रहा है और इस समय केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं उत्तराखंड के अंदर चल रही हैं, चाहे वो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन हो या सड़कें हो, तमाम क्षेत्रों पर इस समय केंद्र की सहायता से काम हो रहे हैं। आने वाले समय में इस मुलाकात के बहुत ही अहम फैसले जनता के सामने आएंगे। प्रदेश में सहकारी समितियों में गबन और वित्तीय गड़बड़ी के मामले को सरकार ने बेहद गंभीरता के साथ लिया है। दरअसल विभागीय जांच में वित्तीय गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद सहकारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऐसी 28 समितियों की एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस गड़बड़ी में पाए जाने वाले किसी भी कर्मचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं इस पर प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल ने कहा कि धन सिंह रावत को जितने भी विभाग सौंपे गए हैं, उनमें से किसी की भी स्थिति सही नहीं है। धन सिंह रावत जी तो हमेशा कुछ ऐसे बयान देते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं।
अभी आज मैं देख रहा था जो उनकी विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, उसके हाल देखिए आप, 15-15 दिन की वेटिंग आ रही है अल्ट्रासाउंड के लिए। अल्ट्रासाउंड के लिए आदमी तक इनके पास नहीं है, देहरादून जैसी जगह पे। तो स्वास्थ्य विभाग का तो इन्होंने बुरा हाल कर रखा है। और दूसरा, नई नई बातें जनता का ध्यान भटकाने के लिए बोलते हैं कि जनता जो है मेन मुद्दा छोड़कर कहीं दूसरे मुद्दे में चले जाए। अभी परसों में भी एक बयान इनका आया था कि यहाँ पे कोई अडानी कितने 1000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। तो सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए बोलते हैं, बाकी इनकी बात का हमें धरातल पर कुछ भी नहीं मिला। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग की ओर से जल्द ही गरीब अंत्योदय परिवारों को आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए दोनों विभाग अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं इसको लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद कार्यक्रम के माध्यम से राशन विक्रेताओं की ओर से कार्ड धारकों को आयोडीन युक्त नमक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद हम चाहते हैं कि गरीब कार्ड धारकों को पोषण किट प्राप्त हो। सरकार की ओर से, विभाग की ओर से पूरी तैयारी इसमें हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का समय इसमें लिया जा रहा है। जो भी उनका समय हमको प्राप्त होगा, जो भी दिन तिथि महीना प्राप्त होगा, शीघ्र में बहुत जल्दी कार्यक्रम के माध्यम से आयोडाइज नमक जो है वह राशन विक्रेताओं के माध्यम से हमारे कार्ड धारकों को दिया जाएगा और यह पूरी तरीके से पोषण युक्त नमक होगा। तो इसकी भी शुरुआत जो है बहुत जल्द हम लोग करने जा रहे हैं। इसके साथ ही यह भी तैयारी है कि आने वाले समय में नमक वितरण के उपरांत में हम चाहते हैं कि एक पूरा पोषण का किट जो है हमारे गरीब परिवारों को, हमारे गरीब कार्ड धारकों को प्राप्त हो सके, जिसमें तेल भी है, जिसमें मसाले भी हैं, जिसमें दाल भी है, जिसमें इत्यादि उनकी अपेक्षा के अनुसार भी फीडबैक लिया जा रहा है कि उनकी अपेक्षा के अनुसार जो सामग्री उनको नीडेड है वह सामग्रियों का एक किट जो है हम उनको उपलब्ध करा सके, उसकी भी तैयारी करने के लिए विभाग को निर्देशित किया है। उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि चुनावों में जीत कांग्रेस की ही होगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। बसपा से पिछली बार हमारा मुकाबला रहा था और बहुत नज़दीकी मुकाबला था। निश्चित सी चैलेंज है, लेकिन जिस तरीके से एक चेंज आया है वोटिंग बिहेवियर में, क्योंकि लोग अब उकता गए हैं चीज़ों से, लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोज़गारी से परेशान हैं, और जिस तरीके से जाति धर्म के झगड़े इस देश में हो रहे, गंगा जमनी तहजीब को तहस नहस करने की कोशिश बीजेपी और मोदी सरकार ने की है, तो उससे लोग उकता गए हैं। और अब एक सूत्री कार्यक्रम है कि संविधान को बचाने के लिए, गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए, अपने बच्चों के आने वाले भविष्य को सुधारने के लिए सभी लोग कांग्रेस की ओर आशा भरी नजरों से देख। प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है, तो जब भी प्रदेश अध्यक्ष जी आते हैं तो प्रेस वार्ता तो एक स्वाभाविक बात है। और हमारे जिला हरिद्वार के लोग हैं, तो उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग है जिला हरिद्वार की कि क्या कार्रवाई अब तक हुई चुनाव में और क्या आगे की कार्यप्रणाली रहेगी। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन के बाद कांग्रेस की ओर से मंगलौर सीट पर जीत तोड़ कोशिश की जा रही है। मंगलौर में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन को अब कांग्रेस स्टार प्रचारक सचिन पायलट का इंतजार है। माना जा रहा है सचिन पायलट मंगलौर सीट पर गुर्जर वोट बैंक को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं इस पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल ने कहा कि मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर प्रचार के लिए प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित तमाम लोग पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। निश्चित ही मंगलौर सीट तो हमारी जीती हुई सीट है। पूरी हमें विश्वास है कि मंगलौर सीट से हमें जितना ही जितना है। और वहाँ पर हमारे जितने भी स्टार जो प्रचारक हैं, हमारे लोकल स्टार प्रचारक, चाहे हरीश रावत जी की बात कर लीजिए, गुरजाल जी की बात कर लीजिए, गोविंद कापी की बात कर लीजिए, सब लोग लगे हुए हैं और अध्यक्ष जी भी वहाँ गए हुए हैं, अध्यक्ष जी भी लगे हुए हैं। तो सब लोगों ने पूरी ताकत झोंक रखी है और सेम ऐसे ही बद्रीनाथ उपचुनाव में भी हमारा पूरी ताकत झोंक रखी है। निश्चित हम दोनों विधानसभा जीतकर जनता को ये बताना, उनको बताना चाहेंगे, भाजपा को, कि जनता उनके विरोध में है।
जिस प्रकार से ये लोगों ने आज भी पानी के लिए धरना देना पड़ रहा है, सड़कों के लिए धरना देना पड़ रहा है, तो निश्चित जनता कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन करेगी, जिताएगी और उनसे अपना एक विरोध बीजेपी से जाहिर करेगी। बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना का नारसन में यतीश्वरानंद स्वामी ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान यतीश्वरानंद स्वामी मौके पर मौजूद रहे। वहीं करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि इस बार विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। मैं इनकी आशाओं पे खरा उतरूंगा, इनकी जो इच्छा है उन पे खरा उतरूंगा। मंगलौर में कोई कमी नहीं रहेगी। पहला काम, पहली नौकरी 1000 भाइयों को, बच्चों को, और वो भी पहले देखे जाएंगे जो ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए जिसका गुजारा नहीं हो रहा है उसको पहले नौकरी दिलाएंगे और देने का काम करेंगे। उत्तराखंड की 5 नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए चयनित किया गया है। आपको बता दें कि इन 5 नदियों के लिए पहले चरण में एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। हालांकि इन नदियों के अलावा राज्य में अब तक कुल 5428 जल स्रोत चिन्हित किए गए हैं, जिन पर एक्शन प्लान तैयार होना है। वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे में नदियों को पुनर्जीवित करने का सरकार का ये फैसला बेहद सराहनीय है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो एक मुख्य सेवक का अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, यहाँ पर जो जनता उनको जो देखकर उनको चुनी है उसमें वो एकदम खरे उतरते दिखाई दे रहे हैं। तो इसी क्रम में ये जो लगातार अभी नदियों का पुनर्जीवन का कार्य जो करने जा रहे हैं, और जो अभी पेड़ों के लिए भी उन्होंने किया है कि ऑनलाइन पूरे पेड़ को कई रिकॉर्ड रखे जाएंगे, उनके देख रेख करी जाएगी। तो इस तरीके से, क्योंकि हमारा उत्तराखंड देवभूमि एक पर्यटक स्थल है और यहाँ पर नदी, तालाब और वृक्ष, यही सब चीजें यहाँ पर देखने लायक है। हमारे पहाड़, हमारे चारों धाम, इस तरीके से इसको और किस तरीके से नैसर्गिक सुंदरता और प्रदान करी जा सकती है, इसको लेकर इस गति में वो कार्य कर रहे हैं। और जल स्रोत को भी किस तरीके से और पुनर्जीवित करा जा सकता है, उसके तहत भी हमारे मुख्यमंत्री लगातार धरातल पर कार्य करते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर अब सवाल उठाए हैं। उन्होंने धामी सरकार को आड़े हाथों लिया है। दसौनी ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। उत्तराखंड जो देवभूमि के नाम से देश विदेश में ख्याति प्राप्त है, वहां आए दिन महिलाओं के प्रति अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। से उत्तराखंड में महिला अपराध दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और महिला अपराध से भी आगे बढ़कर नाबालिगों के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। उसको लेकर चिंता व्यक्त करते हुए हमारी आज की प्रेस वार्ता थी। अगर हम आज की ही खबरों पर नजर दौड़ाएं तो हरिद्वार के बहादुराबाद में एक नाबालिग बच्ची के साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया गया बल्कि उसकी जघन्य और नृशंस हत्या कर दी गई और इसके तार जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। इसमें भाजपा के प्रधानपति अमित सैनी और ओबीसी आयोग के सदस्य आदित्य राज सैनी का नाम आ रहा है, जिनके खिलाफ परिजनों ने तहरीर दी है कि उन्होंने कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी नृशंस हत्या कर दी। बीते दिन कठबंगला बस्ती में हार्ट अटैक से एक महिला की मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई को लेकर महिला को हार्ट अटैक आया था, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये सब सरकार की तानाशाही का नतीजा है। सरकार गरीबों के घर बुलडोजर चला रही है, जो कि गलत है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि ये कार्रवाई न्यायालय के आदेशों पर ही की जा रही है। बहुत ही दुखद और शर्मनाक घटना है कि प्रशासनिक तानाशाही के कारण एक जो है युवती की मौत होगी, जिसकी जो है 3.5 साल की एक बेटी है और एक 3 महीने का जो है बच्चा है।
आखिर जो है मानवीय संवेदनाएं क्यों मर गई हैं सरकार की, ये समझ में नहीं आ रहा है। अतिक्रमण के नाम पर जो है गरीबों की झोपड़ियां ही सरकार को और प्रशासनिक अधिकारियों को क्यों नजर आ रही हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि नदी के किनारे जो सरकारी संस्थान हैं, जो रसूखदारों के होटल हैं, रिजॉर्ट हैं, उन पर क्यों जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। पहले सरकार को अपने अतिक्रमण ढाने चाहिए, तब जो है झोपड़ी का नंबर आना चाहिए। और हम सरकार से कह चुके हैं कि आपको अगर अतिक्रमण हटाने आवश्यक हैं तो उससे पहले उन लोगों के जो है पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए छत की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन सरकार मानवीय दृष्टिकोण से काम नहीं कर रही है और तानाशाही से लगातार जो है लोगों के घर ढहाए जा रहे हैं। जिस तरीके से जो है सदमे में हार्ट अटैक से एक जो है इस बेगुनाह महिला की मौत हुई है। देखिए, कोई तानाशाही नहीं है, क्योंकि एक तो पहले जिसकी मृत्यु हुई है उसके प्रति संवेदना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मामला काफ़ी दिन से चल रहा है, कोई एकाएक तो हुआ नहीं है। और आप भी समझते हैं कि अभियान सरकार की ओर से नहीं, कोर्ट की ओर से चल रहा है। एनजीटी द्वारा जिस तरह से हाई कोर्ट से आदेश लिए गए हैं, उसके बाद जो 16 के बाद के जो निर्माण हैं ये पूर्व में भी चिन्हित हुए हैं। इसमें बाकायदा छानबीन भी हुई है, इसकी जाँच भी हुई है। जाँच के बाद जो 16 के बाद के निर्माण सही पाए गए उन पर एक कार्रवाई हो रही है। तो एकाएक ये कार्रवाई हुई ऐसा नहीं है। और विपक्ष के लोग भी तमाम काफ़ी समय से इस बात को उठा रहे हैं, लोगों को जानकारी में ला रहे हैं, तो एकाएक कार्रवाई इसको नहीं कह सकते। हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र से लापता हुई 2 नाबालिग लड़कियों को नैनीताल पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। दोनों नाबालिग लड़कियां पिछले 5 दिन से लापता थी। दोनों को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से बरामद किया गया है। वहीं नाबालिग लड़कियों को गुमराह कर अलग अलग जगह छुपाने के आरोप में एक नाबालिग समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 लोगों में से 3 आरोपी उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। दोनों नाबालिगों की सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस की 4 टीमों ने उत्तर प्रदेश के बदायूं, बरेली और उत्तराखंड साथ ही वापस लाया गया। देखिए, 21 तारीख को थाना बनभूलपुर में एक मिसिंग रिपोर्ट पंजीकृत हुई थी, जिसमें 2 नाबालिग बच्चियों के गायब होने की सूचना मिली थी। तो इनिशियली जो पुलिस की पूछताछ है और जो सीसीटीवी का सर्विलांस किया, उसके आधार पर एक नाबालिग लड़के के साथ में इनका जाना पाया गया। इसके बाद पुलिस ने अपना फर्दर जो सर्च ऑपरेशन किया उसमें, और जो सीडी एनालिसिस है और जो हमारा सीसीटीवी एनालिसिस है, उसके आधार पर इन लोगों का बदायूं पहुंचना और बदायूं के बाद में दिल्ली और दिल्ली के बाद में ये लोग जो है मुजफ्फरनगर पहुंचे। तो हमारी टीमें कंटिन्यूस इनका फॉलोअप करती रही और हमारे जो टीम है उसको दोनों नाबालिग बच्चियां और जो एक विधि विवादित किशोर है जो इन बच्चियों को लेके गया था, तीनों को हमने बरामद कर लिया गया है। और साथ ही इस मामले में बच्चों को भागने में, उनको शरण देने में और पुलिस तथा बच्चों को गुमराह करने का करते जिन लोगों के द्वारा किया गया, इस मामले में 4 अन्य लोगों की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। प्रदेश में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। दरअसल राजधानी देहरादून के साथ ही नैनीताल, हल्द्वानी के आसपास के इलाकों में भी बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में प्रदेश में मानसून आने की घोषणा की है, जिसको लेकर प्रशासन अब अलर्ट हो गया है। मौसम विभाग की ओर से कुमाऊं में 29 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल जिले के कालाडूंगी क्षेत्र में भी कई जगह पर बारिश देखने को मिल रही है। वहीं जिला अधिकारी की ओर से अलर्ट को देखते हुए अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। ये बरसात जैसे शुरू हो गई है, उससे 1 महीने पहले से ही हमारी मानसून की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसमें मीटिंग ली गई है और जितने भी हमारे नाले हैं उनकी जो सफाई का कार्य, जैसे अभी देख रहे हैं चुनाखा नाले के पास हम लोग खड़े हैं, इसकी पूरे इसका डाइवर्जन को देखते हुए पूरी सफाई इसकी आगे तक हो रही है, जिससे कि पानी लोगों के घरों में ना जाके पूरे इसका जो एक चैनलाइज इसको किया जा रहा है, पूरे नदी में जाए। इसके अलावा हमारे और भी जो आगे नाले हैं उनका भी हमारे द्वारा सर्वे किया जा रहा है कि उनमें कहीं कुछ कूड़ा तो नहीं फंसा है, पेड़ तो नहीं फंसे हैं, ताकि उसका कहीं फ्लो तो नहीं रुका हुआ है। ये हम लोग पूरे अभी नालों का हम लोग सर्वे करके आज शाम तक अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित करेंगे। नैनीताल के नगर पालिका परिषद के अंतर्गत संचालित DNULM योजना के तहत पहल प्रशिक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया।
प्रशिक्षण सप्ताह के दौरान मुख्य प्रशिक्षक रितिका भट्ट की ओर से महिलाओं को कपड़े और एप्रन बनाने का प्रशिक्षण और जानकारी प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि ये 6 दिनों तक चलने वाले प्रशिक्षण में महिलाओं को आजीविका संवर्धन के लिए एप्रन बनाने की कला सिखाई जाएगी। एनयूएलएम के तहत ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो इसमें जितनी भी हमारे जनपद नैनीताल की नगर पालिकाएं हैं और नगर निगम हैं, उनमें जितने समूह चल रहे हैं एनयूएलएम के तहत, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके पीछे जो मंशा है वो यह है कि जो स्वयं सहायता समूह की सदस्यगण हैं वो अपने व्यवसाय को इस प्रशिक्षण के माध्यम से आगे बढ़ाएं। और एप्रन हमारे उत्तराखंड की एक धरोहर है, एक संस्कृति है और जो आज विश्व प्रसिद्ध हो चुकी है। तो इसके पीछे यही मंशा है कि इस विश्व प्रसिद्ध एप्रन की जो संस्कृति है ये फैले और इसको जो उपयोग हो वो व्यवसाय के रूप में हो और जो स्वयं सहायता समूह हैं वो इसको व्यवसाय के रूप में स्वीकार करें और साथ में इससे अपना जीवन यापन और आय का जो सृजन है वो अधिक से अधिक करें। सर, यहाँ से हमें जानकारी मिलेगी एप्रन की पूरी, जिससे जो हमारी ये एप्रन की संस्कृति है विलुप्त होती जा रही है, जिससे कि हम उसे बचा सकें। हमें हर प्रकार के एप्रन बताए जाएंगे यहाँ पर को कि उसमें कितने बिंदु होते हैं, कितनी रेखाएं होती हैं और हम लोग हर प्रकार की चौकियाँ बनाना सीखेंगे कि हम कौन से फेस्टिवल में कौन सी चौकी यूज़ करते हैं, जैसे लक्ष्मी चौकी, सरस्वती चौकी, गणेश चौकी, जैसे शादियों में दुल्हर की चौकी, जनेऊ में जनेऊ की चौकी, ये सारी चौकियों को यूज़ करेंगे, सीखेंगे हम उनसे। और हमें यहाँ से 2 साल तक आरसीटी द्वारा ये भी कहा गया है कि हमें रोजगार के लिए एक मार्केट उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि हम अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं। तो इस खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।